तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास एक मुलाकात में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी बहुत खास हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आपके दिमाग में जो भी समस्याएं चल रही हैं सहारा को लेकर, सीआरसीएस पोर्टल को लेकर, उन सारी समस्याओं को हम एक ऐसे अधिकारी से आपके सामने उसका निचोड़ हम दिलवाएंगे या उसका कहीं के समाधान दिलवाएंगे कि आप भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, कुछ आपको जानकारी मिली है। यूँ तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर और बहुत सारे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं जो गलत भी है, लेकिन आज हमारे सामने मौजूद हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि बक्सर के सहारा सेक्टर ब्रांच के मैनेजर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे जितनी भी आपकी सारी समस्याएं थी, हमने पॉइंट आउट कर लिया है एक पेज पर। उन सारी समस्याओं से हम बारी बारी से सर से समाधान मांगेंगे और जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक अधिकारी जो सहारा से जुड़े हुए हैं आज लगभग कई वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं, तो जब उनके द्वारा कुछ आपको बताया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके दिमाग में कहीं भी कुछ इफ और बट नहीं रहेगा। तो सर से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो सहारा के डिपोजिटर हैं उनके मन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, ये सीआरसीएस पोर्टल को लेकर। सीआरसीएस पोर्टल है क्या? सीआरसीएस पोर्टल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग जमाकर्ताओं के, हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के प्रश्नों के बारे में मेरे पास आप लोग आए हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं संतुष्ट करूं आपके माध्यम से अपने सारे जमाकर्ताओं को। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अपने सारे जमाकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज तक और अभी तक सहारा पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, विश्वास किया है। तभी आज सहारा इस मुकाम पे है कि सरकार को इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करना पड़ा। पोर्टल मीन्स एक साइट होता है। आज हम लोग जान रहे हैं कि हमारी दुनिया जो है सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड है। कोई भी मैनुअल वर्क धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। तो सहारा इंडिया ने अपने जमाकर्ताओं को देने के लिए प्रतिबद्धता जो जाहिर की थी कि अपने जमाकर्ताओं को मुझे भुगतान एनी हाउ करना है, सारे समस्याओं से जूझते हुए, उसके लिए लगातार प्रयास भी सहारा इंडिया कर रही थी। इस प्रयास में कोई कमी नहीं थी। भले वो दिख नहीं रहा था, ज़मीन पे नहीं आ रहा था, हम लोग से बार बार जमाकर्ताओं द्वारा सवाल किया जा रहा था कि भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हम लोग बार बार यही जवाब देते थे कि चूँकि मामला थोड़ा कानूनी है तो अभी निदान कुछ नहीं मिल पा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही कोई काम होगा। तो एक समय आया, बड़े खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि सहारा से भी खाते में जो आपका अमाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, और बार बार सहारा इस बात को कह रही थी कि प्लीज़ मुझे वो अमाउंट दिया जाए जिससे मैं अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान कर सकूं। लेकिन बहुत सारे क्लेम लगाए गए सहारा इंडिया पे, बहुत सारे। उसका अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में कह दूं कि बहुत तरह की बातें सहारा इंडिया के बारे में बोली गई। सहारा इंडिया ऐसे कर रही है, सहारा इंडिया वैसे कर रही है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क बार बार लगाए जाते कि सहारा इंडिया की नीयत में खोट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सहारा इंडिया ने पूरी तरीके से अपना समूचा योजनाबद्ध तरीके से जो भी केस मुकदमा चल रहा था उस पर सुनवाई हो रही थी, उस पर सब कुछ हर डेट पे हमारे वकील सारे लोग जाके अपना क्लियर कर रहे थे। एक समय अंतोगत्वा आया, 29 मार्च 2023 का वो दिन था जिसमें ऐतिहासिक एक फैसला हुआ कि सहारा से भी खाते में जो पैसे आपके जमे पड़े हुए हैं, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उस पैसे में से 5,000 करोड़। और इसमें एक चीज़ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें। इनकी एक पहल हुई, इनके मंत्रालय द्वारा एक पहल हुई, दिन रात मेहनत करके, और एक पोर्टल बनाया गया और उनको एक आदेश दिया गया, सहकारिता मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि आप इस पैसे में से 5,000 करोड़ रुपया निकालिए और अपने जमाकर्ताओं को भुगतान कराइए एक नया पोर्टल बना के अपने निरीक्षण में, जिसमें एक माननीय न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय और एक अधिवक्ता उनके साथ हैं, सम अग्रवाल साहब हैं, उनके द्वारा ये बताया गया। उनको एक मॉनिटरिंग टीम दी गई कि इस टीम के मार्फत से आप उनको भुगतान कराएं। और इन्होंने दिन रात मेहनत करके, और सहारा के लोग, हेडक्वार्टर के लोग, जो भी जैसे जैसे उनसे पूछा गया, उनसे डिमांड किया गया, जो जो उनको चाहिए होता है सारा देते हुए, और एक रास्ता निकाला गया। तो रास्ता अंत में यही निकला कि 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि आप भुगतान करें, पहला वो मनी था जिसको एक कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टोकन मनी के रूप में
उनको आदेश दिया कि चूँकि बहुत बड़ा पेमेंट करना है तो धीरे धीरे ही संभव है, एकाएक अगर बहुत सारा कुछ हम ऑर्डर देते हैं तो पैनिक हो जाएगा जमाकर्ता और करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक रास्ता दिया और उस पोर्टल का नाम दिया गया सहारा रिफंड पोर्टल, जिसमें एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे हम लोग घर बैठे, हमारे सम्मानित जमाकर्ता घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा उस पोर्टल पे डिमांड कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल पे उनकी थोड़ी परेशानी हो रही है तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पे जाएं, जो कि माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा बताया भी है। पूरे भारत में 5.5 लाख ग्राहक सेवा केंद्र है जिनको ये आदेश दे दिया जा चुका है कि आप इनको सहयोग करें। हम लोग भी जो क्वेरी हो रही है कार्यालय से भी करा रहे हैं, लोगों को जितना सहयोग बन पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं। कार्यालय में दिन रात लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी बैठ के उनको जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट करके भेज रहे हैं। और मेरा सबसे पहले बात करने के पहले एक करबद्ध प्रार्थना अपने जमाकर्ताओं से, अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं से कि अभी की स्थिति में पैनिक ना हो। होगा सबका, थोड़ा कोई आगे हो रहा है, थोड़ा पीछे हो रहा है, चूँकि बहुत सारा अभी उसमें परेशानियाँ आ रही हैं। किसी का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है, मोबाइल से अगर लिंक है तो नंबर बंद हो गया है, तो वो ज़्यादा पैनिक ना हो। धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से अपने काम को करें और अपने कागज़ को पूरी तरह तैयार करके उसके बाद अपना पोर्टल पे जाएं। तो पोर्टल पे जाते हुए अपना करेंगे। और मैं कहना, आपका और भी सवाल आएगा, मैं जिसका जवाब दूंगा, जो मुझे अभी समझ में आई मैं बताया हूँ, बाकी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मैं जानना चाहूँगा, आपके चैनल का नाम जानना चाहूँगा ताकि मैं बताऊँ लोगों को। वैसे चैनल का नाम नागेश भारद्वाज हुआ और एनईटी एजुकेशन अवेयरनेस हुआ जी। तो अच्छी बात है, आपके चैनल को हम लोग अच्छी तरह से लोग देखें, समझें और ये जो कह रहे हैं उनकी बातों को मानते हुए अपना आगे का काम बढ़ाएं। धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आपने सुना, सर ने बोला कि आपको पैनिक नहीं होना है। जहां तक मुझे याद है सर, सहारा पर जो ग्रहण है वो 2012 से लगा। 2012 से ही सहारा के डिपॉजिटर जो है वह कुछ न कुछ झेल ही रहे हैं। करते करते या 9 साल हो गए या 10 साल हो गए, 2023 चल रहा है। तो आपने जब 2023 तक वेट किया, दर्शक जो हैं, तो आप एक बात याद रखिए कि अभी तक सहारा चूंकि टिकी हुई है। अगर सहारा में कुछ दिक्कत होता तो हम ये भी कहना चाहेंगे सहारा से अभी तक भाग चुकी होती। जैसे कि अभी मैं 2-3 कंपनी के नाम बता दूं, PSCL या फिर उसमें विश्वामित्र भी कंपनी आई थी। आप जानते हो कि विश्वामित्र भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए मैं सर से धन्यवाद कहूंगा कि अभी सहारा टिकी हुई है। सहारा के ऑफिस को देखकर या इन लोगों को ही देखकर हम लोग के मन में अभी भी कुछ होप है कि हाँ, हमारे पैसे अभी डूबे नहीं है, हमारे पैसे मिलेंगे। इसके लिए हम सहारा की टीम को और सुब्रतो राय जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि CRCS पोर्टल बनाया गया है, अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? लगभग 1 महीने होने वाले हैं। और कितने लोगों का अभी तक रिफंड पैसा कर दिया गया है? अभी देखिए, ये मैं इसके बारे में जो भी जानकारी दूंगा तो मैं भी समाचार पत्रों द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसके आधार पे ही मैं दूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 3-4 दिन पहले का मेरा न्यूज़ है कि 23 लाख लोगों ने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और ये संभवतः 4 दिन पहले का है, लेकिन 1-2 दिन थोड़ा पोर्टल डिस्टर्ब रहा है। मैं आज की बात कर लूँ तो 1-2 दिन पहले थोड़ा पोर्टल डिस्टर्ब रहा तो थोड़ा संख्या कम होगा, लेकिन आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो संख्या कभी कम से कम भी हुआ होगा तो 30 लाख से ऊपर चला गया होगा। तो 30 लाख लोग अभी तक लगभग करा चुके हैं। मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, मैं जो समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ उस आधार पर मैं भी ये किया हूँ। चूँकि मेरे पास ऐसा कोई अभी जरिया नहीं है कि मैं आपको एक्यूरेट बता पाऊँ। जैसे पहले होता था कि मेरे पास से जो डाटा निकलता था, कुछ भी ऐसा होता था तो मैं अपने हेडक्वार्टर से थोड़ी मदद ले लेता था और मुझे मिल जाता था वो मदद, तो मैं एक्यूरेट बताता था। लेकिन मैं अभी लमसम बता रहा हूँ कि संभवतः 30 लाख लोग मिनिमम कराए हुए हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि दिन रात हो रहा, मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ और लोग अपने घर बैठे हुए दनादन डिमांड कर रहे हैं, तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूरे भारत में ये हो रहा है, पूरे भारत में हमारे सम्मानित निवेशकर्ता है, तो पूरे भारत में ये मामला चल रहा है। तो ये एक सेकंड समझिए कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। सर, इसमें ये भुगतान की प्रक्रिया की सरकार कैसे अपना रही है? जैसे कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद देखा ये भी जा रहा है कि यूजर का सत्यापन भी कराया जा रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन कराया जा रहा है, उसके बाद वो एक मुश्त में से जो भी रकम है उस रकम में से कुछ हिस्सा वो देनदारी तय कर रहे हैं। क्या ये प्रोसेस यही चल रहा है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, एकदम आप सही सवाल किए हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिफाइन कर दूं, क्लियर कर दूं कि ये एक प्रोसेस ये बनाया गया है। आप पहला तो सवाल मैं ये कहूँगा कि ये सवाल दिमाग से निकाल दें आप लोग कि सहारा इंडिया का जो पैसा सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल के द्वारा जो मिल रहा है वो 10,000 मिल रहा है, उतना ही मिलेगा। बहुत तरह की बातें मार्केट में आ रही हैं, आप प्लीज़ उस पर ना जाएं, अफवाहों पे ना जाएं।
10,000 एक आपका टोकन मनी के रूप में एक स्टार्ट मनी है, जिससे कि आपके अकाउंट के वेरिफिकेशन को फाइनली चेक करके ये देखा जा रहा है कि आपने जो डिमांड किया हुआ है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब आपने डिमांड की प्रक्रिया बताई, तो डिमांड की प्रक्रिया का कारण ये था कि अब तक हम लोगों पे बार बार लांछन लगाया जा रहा था कि हमारे जमाकर्ता फेक हैं, हमारे जमाकर्ता फर्जी हैं। हमारे केस के दरमियान ये बहुत सारी बातें आई हैं। सहारा सेबी के विवाद के दरमियान समाचार पत्रों में बार बार ये निकाला गया, जिसका कि पटाक्षेप हो गया, सच की जीत हुई कि हमारे जमाकर्ता काल्पनिक हैं, बनावटी हैं, फेक हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ये फेक हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 23 लाख या 30 लाख या 40 लाख कौन हैं जिनका डायरेक्ट आधार कार्ड से सत्यापन किया जा रहा है। आधार कार्ड से उनके मोबाइल पे OTP जा रहा है, उस OTP के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन सफल हो रहा है, और देन उनके बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन हो रहा है कि किस बैंक में उनका खाता है। एक डबल OTP की व्यवस्था की गई है कि उनके बैंक से वो आधार जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसमें उनका बैंक अकाउंट नंबर डायरेक्ट उठा रहा है। और मैं ये आग्रह करूँगा कि बिल्कुल ये सवाल ऐसा मन में ना रखें कि आपका अगर 2 लाख जमा है, आपका अगर 5 लाख जमा है तो आपका 10,000 ही मिलेगा। क्योंकि सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, और हर लोग एक सिस्टम बनाते हैं, हर एक सिस्टम में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ही हमारे जान पहचान के हैं और लेट नाइट मुझे फ़ोन करते हैं, कि मुझे 50,000 रुपये की आवश्यकता है, आप प्लीज़ ऑनलाइन कर दें, मैं बड़ा बुरी स्थिति में फंसा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं दूर हूँ, कहीं मैं लेके पैसा उनको नहीं जा सकता हूँ। तो मैं उस परिस्थिति में उन्हें कहता हूँ ठीक है मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं 50,000 रुपया एक बार नहीं डालता हूं उनको, मैं उनके खाते में पहले 1 रुपया डालता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई क्या आपके खाते में 1 रुपया चला गया। जब वो इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि हाँ भैया आ गया है, तब मैं बाकी का 49,999 रुपये ट्रांसफ़र करता हूं, ताकि मैं ये सुरक्षित जानना चाहता हूं कि मेरा पैसा जिसको देना था उसके पास पहुंचा कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की एक प्रक्रिया है, कि अगर किसी का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है तो एक साथ ना देके 10-10 हज़ार का एक फंडामेंटल बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और वेरिफिकेशन जो मेरा पेपर का हो रहा है वो सेटिस्फैक्शन के साथ हो और लोगों में जाएं। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज़ हमारे सम्मानित निवेशकर्ता बिल्कुल इस चीज़ की चिंता ना करें कि 10,000, चूँकि भाई कंपनी पैसा दे रही है। मैं सबसे पहले बार बार ये कहना चाहता हूँ, कोई सरकार पैसा आपको नहीं दे रही है, मीडिएटर सरकार बनी है। सरकार द्वारा एक मीडिएटर बनाया गया है जिसमें सहकारिता मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है, और ये कंपनी की देनदारी है। पैसा किसने लिया? पैसा कंपनी ने लिया है। तो देनदारी किसकी है? कंपनी की है, और कंपनी बिल्कुल आप लोग को ब्याज सहित लौट आएगी। आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल इधर की बातों पे ना जाएं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, आपका पैसा आपका सूद समेत आपके ब्याज सहित आपको रिटर्न होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है सर ने, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे केवल डिपॉजिट अमाउंट पूछा जाता है कि आपने सहारा में कितना पैसा जमा किया था। आपके दिमाग में घूमता है सवाल कि केवल डिपॉजिट अमाउंट मांगा जा रहा है तो मेरा ब्याज कहाँ गया। तो सर ने जैसे कहा कि आपको ब्याज सहित पैसा मिलेगा, लेकिन सर मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछूंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक सहारा का जमा करता हूँ। बिल्कुल। और मैंने भी अपना ऑनलाइन किया हुआ है, और जब मैंने ऑनलाइन किया और जब मैंने अपना घोषणा पत्र को जब मैंने डाउनलोड किया, तो उसमें मैंने दूसरा पॉइंट जो था वो पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मेरी अंतिम राशि भुगतान तक मैं किसी अन्य मंच पर अपना दावा नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 10,000 देकर आप फुसला देंगे, फिर मैं कहीं दावा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही। इसका मैं आपको क्लियर कर दूं कि सहारा से भी विवाद जब से शुरू हुआ, सहारा का जब से विवाद शुरू हुआ, उस समय से अब तक न जाने कितने ऐसे मंच तैयार हुए हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारे भारतीय न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारे भारतीय न्याय में जो प्रणाली बनी हुई है, उसमें आज ये प्रणाली है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत होती है तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कान खड़ा करके खड़ा हो जाता है कि आपने ऐसा कुछ किया है तो आपसे, और ये अच्छी बात है, पूछनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगनी चाहिए, चाहे वो मंच हो, सरकारी कोई ऑफिस हो, या कोई भी ऐसा हो, नागरिक मंच हो, उसका भी अधिकार बनता है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार में आता है कि आप पूछ सकते हैं कि आपके साथ कोई दगाबाजी तो नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये, इसलिए मुझे लगता है सरकार ने ये जो बनाया होगा फॉर्मेट, ये इसलिए बनाया होगा कि जब इस प्रक्रिया में जो हमारी प्रक्रिया, कानूनी लड़ाई जो चल रही थी, सहारा से विवाद जो चल रहा था, इस दरमियान देखा गया कि पूरे भारत में जहाँ तहाँ
अजीब अजीब तरह के केस कर दिए गए जो इसका कोई आधार नहीं बनता था। तो हमको लगता है इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए जमाकर्ताओं को ये कहा गया होगा कि अब तो सरकार पे विश्वास करो, सरकार आपके लिए पोर्टल लाई है, सहकारिता मंत्रालय आपके लिए पोर्टल लाई है, अब कम से कम जाके सहारा किसी कार्यालय में या किसी नागरिक मंच पे या किसी और ऐसे जगह पे जाके आप बार बार वाद करेंगे तो उस वाद का सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। तो आप पैनिक ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए शायद इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है। अभी तक तो बात किया हमने सीआरसीएस पोर्टल के बारे में, और थोड़ा डिपॉजिटर के हित के बारे में बात कर लिया जाए। बिल्कुल। जैसे हमारे चैनल पर बहुत लोगों का कमेंट आता है कि डेथ क्लेम का कोई सीआरसीएस पोर्टल पे है ही नहीं कि डेथ क्लेम कैसे करें, माइनर अकाउंट का क्लेम कैसे करें, उनके नेम में डिफरेंस है। जैसे कि एक मंजू देवी थी, उन्होंने कहा कि मैंने पहले सहारा पर मंजू कुमारी के नाम से मैंने खाता खोला था, अब मेरा आधार कार्ड में मंजू देवी हो गया है, तो मैं कैसे क्लेम करूं? ऐसे लोगों का आप समाधान कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो मैं डेथ क्लेम का चर्चा कर लूं। देखिए, डेथ क्लेम में होता क्या कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो चुकी है, उनके नॉमिनी हम लोग के सारे खातों में नॉमिनी का प्रावधान है, उसमें नॉमिनी जो बनाया जाता है पूरा उनका राइट बनता है कि वो नॉमिनी के रूप में अपना ये करें। लेकिन अभी चूंकि जिस पोर्टल में डाला जा रहा है उसमें पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर नेम। तो अगर अकाउंट होल्डर नेम में हम मृत्यु हुए व्यक्ति का नाम डालेंगे तो वो कहीं से सही नहीं होगा। लेकिन उस पोर्टल में एक जगह बनाई जाएगी, निश्चित रूप से हम लोगों ने इसका समाधान के लिए, इस तरह की समस्याओं के लिए अपने मंडल कार्यालय के थ्रू, अपने कमांड कार्यालय को लिख के दिया हुआ है कि उस पोर्टल में थोड़ा संशोधन कर दिया जाए कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे नॉमिनी के नाम का पोर्टल बनाया जाए, उसमें नॉमिनी के नाम का एक कॉलम बनाया जाए जिसमें हम लोग अकाउंट होल्डर, वहाँ पे एक टॉपिक लिखा रहेगा कि अगर दुर्भाग्यवश जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी हेतु वहाँ पे एक कॉलम बना दिया जाएगा जिसमें नॉमिनी के नाम से वो सारा कुछ उसमें डिटेल डाला जाएगा। उसमें सिंपल जमाकर्ताओं को कुछ नहीं करना है, जैसे हमारे सहारा इंडिया कार्यालय में होते थे तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम था कि जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी होने का प्रमाण जो कि एक कोर्ट के द्वारा अफिडेविट किया जाता था, उसका प्रमाण पत्र लेके आते थे। तो हम लोग जमाकर्ताओं के नॉमिनी को उनका उत्तराधिकारी मानते हुए भुगतान की प्रक्रिया अपनाते थे। तो निश्चित रूप से ऐसी ही कोई प्रक्रिया आएगी, चूँकि पोर्टल के माध्यम से है तो अभी पोर्टल में ये चीज़ इंक्लूड नहीं किया गया है, जल्द ही कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपने एक कही कि नाम में डिफरेंस आ रहा है, तो जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा बहुत सुधार दिया गया है पिछले वीक में ही सुधार दिया गया है। किसी का शॉर्ट नेम है, टाइटल में थोड़ा अंतर है, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए वो पोर्टल ले रहा, चूँकि वेरिफिकेशन तो पेपर का हो रहा है ना, पेपर का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो वहाँ पे अभी चूँकि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में हम लोग एफिडेविट का माध्यम बनाते थे, कोर्ट से एफिडेविट मंगाते थे, उस हिसाब से करते थे। लेकिन अभी वो मेरे अधिकार में तो है नहीं, डायरेक्ट पोर्टल पे डालना है। तो पोर्टल पे हो सकता है कि उसमें 30 दिन का जो समय आपका लिया गया है तो इस तरह के मिसमैच को नहीं लिया गया है। अगर कोई मिसमैच आ गया, कोई डिफरेंस आ गया, किस तरह के क्लेम में कोई परेशानी आ गई तो आपका जो दावा नंबर है उस दावा नंबर से आपको खबर किया जाएगा, देन आपको उसको सुधार लेंगे। इसलिए आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, इन तरह की समस्याओं का भी निदान हो गया है। और मैं तो कहूँगा कि अगर शॉर्ट नेम है, टाइटल है तो एक बार ट्राई करके देखा जाए। अगर वो ले लेता है आपका, चूंकि इस पोर्टल में एक चीज़ बनाया गया है, कुछ भी चीज़ अगर मिसमैच टाइप का होगा तो आपका लेगा नहीं। तो उस सुधार की प्रक्रिया को डाला गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। मैं भी अपने वरिष्ठ कार्यालय से कोशिश करता हूँ हर चीज़ को रोज़ जानना, चूँकि नया चीज़ है तो नया चीज़ आ रहा है। तो हम लोग चूँकि ब्रांच पे बैठे हुए हैं, सेक्टर बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा लोग का आना जाना हो रहा है, ज़्यादा समस्याओं को पता चल रहा है, तो इसका भी निदान मिल गया है। तो थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर पहले एक बार कर लें। हमको अभी तक कोई क्लेम नहीं आया कि अगर हम देवी और कुमारी के नाम से किए हैं तो कहीं मिसमैच होकर हमारा रिजेक्ट कर दिया है। आप लोग प्लीज़ इसको कराएं। मतलब सर, भविष्य में लग रहा है कि पोर्टल में अगर किसी यूजर का कोई डाटा अगर गलत हुआ है तो उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश निश्चित रूप से होगा। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, वो तो एकदम होगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा एक काम करें, चूंकि नई चीज़ है तो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि पैनिक नहीं होना है। 2 दिन विलंब हो जाए, 4 दिन विलंब हो जाए, हमको ये पूरी तरह से ध्यान दे देना है कि मेरा पेपर, चूँकि लोग, कोई नौकरी वाला व्यक्ति है, वो कहीं रहा है, वो जहाँ रहा, कुछ पैसे उसके बचे, उसने जमा कर दिया वहाँ के लोकल कार्यालय में, तो वो क्या करें। वैसे सारे जमाकर्ताओं के लिए मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे कागज़ को पहले एक जगह ले लें,
पूर्ण आश्वस्त हो जाएं कि अब मेरा कोई कागज़ कहीं इधर उधर नहीं है, और उस सारे को एक साथ रखने के बाद एक बार ही डिमांड करें। उस डिमांड में भी एक प्रक्रिया अपनाएं, चूँकि वो 3 कंपनी का हो रहा है, कुल मिला के 4 कंपनी का हो रहा है, तो सहारा क्रेडिट का सर्टिफिकेट अगर 5 है तो उसको एक साथ कर लें, हमारा क्रेडिट का है तो उसको एक साथ कर लें, सहारा यूनिवर्सल अगर है तो उसको एक साथ कर लें। चूँकि वो सिस्टमेटिक होगा तो जो डाटा वहाँ चेक कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सुविधा होगी, और आपके बारे में भी वहाँ पे सब कुछ अपडेट करने में सुविधा होगी, और आपको भी सही तरीके से पेपर को रखने में सुविधा होगी। और इस तरीके से आप कराएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और आप लोग का जो फॉर्म डाउनलोड हो रहा है उस फॉर्म के अपना फ़ोटो चिपका के नीचे सिग्नेचर करके पुनः उसको आप लोग अपलोड कराएं, और अपलोड कराने के बाद वो सारी कागजात को अपने पास प्लीज़ रख लें, वो ग्राहक सेवा केंद्र पे ना छोड़ें, उसको सिस्टम तरीके से आप लोग रख दें। और जो आपका दावा पेश किया जा रहा है उस दावा का भी जो नंबर आपको मिल रहा है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ोन में तो रखें ही रखें, कहीं सेव करके रखें ही रखें, लेकिन उसकी एक प्रिंट आउट भी आप निकाल लें ताकि आपके पास एक पेपर हो जाए, और उस सारे को एक जगह एक पैकेट में बना के रखें कि कभी भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाए पोर्टल के माध्यम से, जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर कोई अगर मैसेज जाए, कुछ जानकारी लेनी चाहिए, तो तुरंत आप निकालें और उसको हाजिर कर दें। क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है ब्रांच में आते हैं तो आधा अधूरा पेपर लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आए कभी कुछ, तो ऐसे में प्लीज़ ये ऐसा करके आप ग्राहक सेवा केंद्र पे ना जाएं, ऐसा पेपर रख के आधा अधूरा आप अपना डिमांड ना करें। अपने पेपर को पहले पूर्ण रूप से तैयार कर लें। इसमें कार्यालय से जो सहयोग चाहिए आप लोग ले सकते हैं, कार्यालय आपको सहयोग करेगी, जो बन पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेगी, और आप देन उसको डिमांड करें तो निश्चित रूप से आपका डिमांड सफल हो जाएगा। अच्छा सर, इसी कसमोकस में भी बहुत सारे भागम दौड़ में कई लोगों का ऐसा भी है कि 1-2 डिमांड के पेपर छूट गए हैं। बिल्कुल, तो वैसे लोग फिर क्या करें जो लोगों ने आवेदन भी कर दिया है? बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य रखें। निश्चित रूप से ऐसे समस्याएं आए हैं जिनके बारे में हम लोगों ने लिख के दिया हुआ है, तो उनको सेकेंडरी दे दिया जाएगा, उसी दावा नंबर में उनका ऐड करने की संभावना है। लेकिन अभी तत्काल ऐसी कोई पोर्टल पे व्यवस्था नहीं की गई है, तो प्लीज़ ऐसा अभी ना करें, थोड़ा धैर्य रखें। एक सर और है, हमारे कमेंट आया था हमारे चैनल पे, एक नेपाल के जमा करता है, वो पूछ रहे हैं कि मेरा पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि आधार से आप लोग ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे जमाकर्ताओं का सवाल मैं भी एक करूंगा उनसे कि उन्होंने क्या दे के मेरे यहाँ खाता खोला था, पहले उनसे ये क्लियर कर दीजिए। उन्होंने खाता खोलने के पहले केवाईसी तो ज़रूर कुछ दिया होगा। जिस केवाईसी को उन्होंने यहाँ दिया है, अगर वो केवाईसी वैलिड है तो वो वैलिड माना जाएगा, उसी केवाईसी के तहत वो काम करें, और निश्चित रूप से इसका कोई आधार बनाए। लेकिन आपने ये सवाल अगर रखा है तो मैं भी अपने कमांड कार्यालय से जल्द ही इसका निदान लेके आपके चैनल को मैं बता दूंगा। और सर एक और इशू है, जो हमारा एक बॉन्ड है सहारियन बॉन्ड का, सहारियन बॉन्ड में सर पॉइंट वैल्यू को ऐड कैसे करना है, उसमें सर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को हमारे प्रॉब्लम जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जब सहारियन का कोई भी बॉन्ड आपके पास आएगा तो इसमें देखेंगे सर्टिफिकेट 2 पन्ने में आपका प्रिंट है, 2 पार्ट में एक सर्टिफिकेट प्रिंट है। आखिर क्यों 2 पार्ट में सर्टिफिकेट प्रिंट है? वो दोनों मिला के एक पार्ट है, सर्टिफिकेट नंबर सेम है दोनों पार्ट में, तो दोनों मिला के एक पार्ट है। तो प्लीज़ आपका जो ऊपर वाले का मूलधन का बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे, और नीचे में आपका एक जगह पॉइंट लिखा हुआ है, तो पॉइंट के पास आप देखेंगे डिटेल जब पढ़ेंगे तो उसमें 100 रुपीज़ पर पॉइंट उसका वैल्यू माना जा रहा है। तो आपका मान लीजिए ऊपर में 15,550 है, तो 15,550, और नीचे में अगर आपका 17,179, अगर आपका पॉइंट है 179, तो आप प्लीज़ उससे 17,900 माने। 100 पॉइंट इंटू 100 आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो रुपीज़ हो जाएगा, और दोनों मिला के आपको ऐड करके डिमांड करना है। आप अपने पोर्टल पे दोनों अमाउंट को मिला के डिमांड करेंगे, वो आपका मूलधन माना जाएगा, देन आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी, और लगभग हमको लग रहा है कि जितने लोगों ने अभी तक डिमांड किया है उनमें से अधिकतर लोगों ने ये गलती कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे कि केवल आपको ऊपर वाला पॉइंट ही कोड में लिखना है। जैसा कि आपने सुना, जिन्होंने गलती कर दिया है वो तो खैर बाद में सुधार लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है, जो डिमांड करने वाले हैं, वो यहाँ पर ध्यान से सुन लें कि जो आपका सहारियन में 2 बॉन्ड मिला होगा आपका, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों बॉन्ड का नंबर आपका एक ही होगा। आपका ऊपर में जो होगा एक आपका दिया होगा डिपॉजिट अमाउंट में, जैसे 17,200, और नीचे आपका जो दिया होगा वो पॉइंट में दिया होगा। जैसे कि सर ने बताया 179, तो 179 दिया है तो आपको उसमें 100 से गुना कर देना है, यानी 17,900, और फिर ऊपर वाले आपका डिपॉजिट अमाउंट में दोनों को ऐड करके, और तब आपका टोटल सहारियन का डिपॉजिट अमाउंट आपको भरना है सीआरसीएस पोर्टल पे। आप ध्यान रखिएगा। एक बात और है सर, हमारे मन में दुविधा है, हमारे पास एक बॉन्ड है जो कि 2025 में पूरा हो रहा है, तो क्या मैं उसका भी डिमांड अभी कर लूँ या फिर मैं वेट करूँ? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। पहली बात, मेरे काउंटर से होता तो मैं अभी उसका डिमांड नहीं करता, क्योंकि मेरा समय पूरा नहीं हुआ उस अकाउंट का। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जिस दिन पोर्टल लॉन्च हुआ था
माननीय अमित शाह महोदय जो सहकारिता मंत्री हैं और बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, उनके बारे में जितना भी हम लोग चर्चा करें बहुत कम होगा। उन्होंने बहुत पहल किया इसमें, उनका पूरा मंत्रालय ने पहल किया। उसके पहले एक वीडियो क्लिप दिखाई दी गई थी जिस दिन पोर्टल लॉन्च हो रहा था, तो बहुत बड़े स्क्रीन पे वीडियो क्लिप एक दिखाई दी गई थी। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था 21 मार्च 2022 तक खुले हुए समस्त खातों का आप इस पोर्टल के माध्यम से डिमांड कर सकते हैं। दूसरा था 29 मार्च 2023 तक खुले हुए समस्त खातों का आप इस पोर्टल पे डिमांड कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 21 मार्च 2022 तक खुले हुए खाते में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़, ये 3 कंपनी का खुला हुआ खाता है। और 29/3/2023 में जो हुआ है वो स्टार मल्टीपर्पज़ जो हमारे बिहार प्रांत के बाहर का है, जो स्टेट में चलता है वहाँ के लिए है। तो मुझे इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आता है कि रोकने की कोई ज़रूरत है। प्लीज़ आप सारा कर दें। अगर कंपनी के थ्रू ही अगर उसका भुगतान होने की बात हो या पोर्टल से बाहर की बात हो या सरकार की क्या सहकारिता मंत्रालय का पहल होता है, उसकी तो बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। आपके पास जो पेपर है तो इस दावा के अनुसार तो ये लगता है कि आपके समस्त खातों को डिमांड कर देना चाहिए। लेकिन सर हमने CRCS पोर्टल पे जब जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर हमने बात किया तो हमको बताया गया कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो 29/3/2023 को आया है। बिल्कुल। तो आपके पास जो भी अकाउंट है अगर वो 30/3/2023 तक मैच्योर हो गया है, आप केवल उसी का डिमांड कीजिए। उसके बाद अगर हो रहा है तो आप डिमांड मत कीजिए, आप वेट कीजिए। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बारे में अभी अपने कमांड कार्यालय से भी थोड़ा संपर्क कर लूँ, मुझे क्या आदेश मिलता है, फिर मैं इसको रिफाइन कर दूंगा। 2 बातों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। जैसा कि सर ने बताया कि बैकग्राउंड में पीछे उस समय चल रहा था, हाँ, वो अगर आप उठा के देखिए जिनका अकाउंट उतने समय तक खुला हुआ है, अकाउंट खुलना अलग चीज है और मैच्योर्ड होना अमाउंट अलग चीज है। बिल्कुल। अकाउंट खोलने का मतलब उन्होंने ऑलरेडी उस पैसे को वहां पे मूलधन में अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं वो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जहां तक मैं उस पोर्टल के आधार पे आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं इसके लिए और भी जानकारी ले लूंगा, फिर मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। अच्छा सर, थोड़ा CRCS पोर्टल से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोगों का क्यूसोक का खाता है, अभी बहुत सारे लोगों के पास अभी रियल एस्टेट हाउसिंग का खाता है, सहारा टी का खाता है, कमर्शियल का खाता है। वो लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा कैसे पेमेंट मिलेगा। बिल्कुल उनका परेशान होना वाजिब है, लेकिन मैं वैसे लोगों को एक ही चीज़ कहूँ कि जिस तरह से दहेज का परिणाम सुखद होता है, मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है। जिस कार्यालय में मैं बैठता हूँ यहाँ लोग कह के जाते थे, मैं जितनी बार उनको ये बातें बताता था कि केस चल रहा है, डिसीजन आएगा, आप लोग का पैसा सुरक्षित है, मिलेगा। और हमारे चेयरमैन ने अखबार के माध्यम से एक पूरी तरह से पत्रिका निकली हुई थी आज से 1.5 साल पहले, उसमें टोटल चीज़ लिखा हुआ था कि मेरी देनदारी क्या है, मेरे पास एसेट कितना है, वो सब कुछ क्लियर करते हुए मैं कहूँगा कि जिस तरह से आज इसका निदान निकला, कल उसका भी निदान निकलेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे ये जमाकर्ता संतुष्ट हुए हैं वो भी जमाकर्ता संतुष्ट होंगे और निश्चित रूप से उनका ही पैसा मिलेगा। बिल्कुल अधीर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आप जानते हैं कि सहारियन के स्टार 2 पे अकाउंट नंबर इंगित नहीं है, तो वैसे जमाकर्ता अकाउंट नंबर कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जगह पे फ्रेंचाइजी और आपका सेक्टर ऑफिस बंद हो चुका है, नहीं खुल रहा है। तो लोग परेशान हो रहे हैं, जमाकर्ता परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे अपना अकाउंट नंबर लिखवाएं, हमको कोई ऐसा नंबर दीजिए जहां पे हम फोन करके सहारा का ऑफिस अपना हम अकाउंट नंबर ले सके, या हम क्या डालें। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। इसके बारे में हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ ऐसी आई, चल भी रही हैं, बहुत लंबे दिनों से चल रही है, जिस कारण हम लोगों पे अनर्गल तरह का वाद भी लादा गया, जिसका हम लोग जवाब देते चले गए। बहुत सारे मकान मालिक पैनिक हो गए, उनका किराया सही समय पे हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, जो कि कानूनी लड़ाई के चलते सब कुछ हुआ है। जिस कंपनी का इनकमिंग बंद हो जाएगा, आउटगोइंग अगर रहेगा तो कहाँ से कोई बियर करेगा? जिस खेत में कोई फसल ही ना हो तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? इसके चलते कुछ मकान मालिक द्वारा तालाबंदी कर दिया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी गई हैं कि वहाँ ऑफिस खोलना मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी उसका निदान कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अपने बड़े बड़े शाखाओं में उनको मशीन बुला के कोशिश किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे समस्याओं का निदान किया जाए। मैं भरसक प्रयास करूंगा अपने मंडल कार्यालय से संपर्क करते हुए कि इस समस्या का निदान जितना जल्द हो सके ज़रूर किया जाए, और हो जाएगा। यानी कि हर जिले में रीजन ऑफिस खुल रहा है? बिल्कुल खुल रहा है, जिलावार नहीं रीजन कार्यालय है, कुछ जिला में नहीं है। जैसे अभी बक्सर में मेरा रीजन कार्यालय था, उसको भोजपुर के साथ अटैच किया हुआ। खर्चे को कम करते, चूँकि आमदनी नहीं है तो खर्च बहुत ज़्यादा कर पाना और मुश्किल हो जाएगा। इस मद्देनज़र बहुत सारे रीजन कार्यालय को अभी
समेट दिया गया है, छोटा किया गया है, तो इसका कार्यालय बक्सर को भोजपुर के साथ अटैच किया गया है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े कार्यालय, मैंने भी अपने पदाधिकारियों से बात किया है कि जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है उनके मशीन को कोशिश किया जाए कि हमारे कार्यालय में शिफ्ट करा दिया जाए, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को हेल्प करें और कोशिश करेंगे कि इसमें सफलता मिलेगी। ऐसा कोई सर ऑनलाइन नंबर नहीं है या फिर टोल फ्री नंबर जहां पर डिपोजिटर पता कर सके फोन करके कि उनका अकाउंट नंबर क्या है या क्या समस्या है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ जो CBS प्रणाली की आप बात कर रहे हैं वैसा कुछ है नहीं सिस्टम। ऑनलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जो भी सर्टिफिकेट हमने दिया है, जो भी पासबुक हमने दिया है उसमें सहारा के हेडक्वार्टर का नंबर है, आप वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ बात करने से शायद ही समस्या का निदान ना मिले, चूँकि सेंट्रलाइज अगर डाटा ना रहे हर काउंटर पे तो दिक्कत हो सकती है। चूँकि आप एक बात याद रखिए, सहारा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सहारा ऐसा नहीं कि एक ज़िला में उसका एक कार्यालय है, एक ज़िला में 17 कार्यालय हैं, 18 कार्यालय हैं, एक मंडल में मतलब कुल मिला के 150 कार्यालय हैं। तो उस हिसाब से इसका बहुत बड़ा ब्रॉड है, एरिया बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा परेशानी हुई है, ज़रा सा इनकमिंग प्रभावित होने से, हमारे यहाँ NI रुक जाने से, जमाकर्ताओं में पेमेंट देर होने से, खलबली मच जाने से बहुत सारी असुविधाएं आई हैं। लेकिन इसका जल्द ही कोई ना कोई निदान निकल जाएगा। कंपनी आज भी खड़ी है, कंपनी कल भी खड़ी थी और मैं कह रहा हूँ कि कंपनी आगे भी खड़ी रहेगी। चलिए हम थोड़ा अंतिम की तरफ चलते हैं। और सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सारे डिपोजिटर ऐसे हैं या बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि बीच में जब सहारा की स्थिति खराब थी तो डिपोजिटर कुछ हड़बड़ा गए थे कि नहीं, मेरा जो मूलधन है वही मुझे वापस कर दिया जाए। तो कुछ एजेंट और कुछ डिपोजिटर ऐसे थे जिन्होंने, मान लीजिए कि मैं डिपोजिटर हूँ, मैंने आपसे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मूलधन देता हूँ, तुम सर्टिफिकेट मुझे मेरा दे दो। मैंने आपसे अदला बदली कर लिया सर्टिफिकेट का। अब चूंकि सर्टिफिकेट तो आपके नाम से है, मैंने आपको मूलधन देकर ले लिया है, तो फिर मैं कैसे उसको डिमांड कर सकता हूँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये ऑफिशियली प्रक्रिया तो है नहीं है। अगर वो किए थे तो समय रहते उनके नाम, अपने नाम से उनको ट्रांसफर करा लेना था। लेकिन खैर, अब उन्होंने ऐसा कर लिया है तो उसका कोई ना कोई निदान निकलेगा। और मैं तो ऐसे जमाकर्ताओं से आग्रह करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि प्लीज, अगर आपने पैसा लिया है तो प्लीज उनको, अगर डिमांड आप अपने नाम से भी कराना चाहते हैं, और जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों से मैं कहूंगा कि दोनों बैठ के बात कर ले, टेबल टॉक कर ले। मैं कह रहा हूं ना कि कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, टेबल टॉक कर लें और ईमानदारी पूर्वक जो पैसा उनको दिए हैं, जितना लंबा अवधि का दिए हैं, जो उनका थोड़ा बहुत नफा नुकसान होता है उसको उनको भी मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, मैं एक फिनेंशियल सेक्टर में हूं, फाइनेंस को देखता हूं, तो मैं एक मैनेजर होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिसने भी पैसा अगर दिया है, और मान लीजिए जमाकर्ता का डिमांड अभी जमाकर्ता के रूप में हो रहा है और किसी ने 10,000 रुपया आज से 3 साल पहले किसी को दे दिया होगा, तो लाभ उसको भी मिलना चाहिए जिसने आपको दिया है। तो ईमानदारी तो यही कहती है कि लाभ उनको भी मिलना चाहिए। आपका तो पैसा उसने लौटा दिया तो लाभ उनको देने की कस कर, लेकिन चूंकि ऑफिशियली नहीं है तो मैं किसी पे दबाव नहीं डाल सकता हूं। मैं आग्रह कर सकता हूं कि प्लीज ऐसे चीजों का बैठ के आपस में समाधान कर लें, तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया थी, ऐसे लोगों का ट्रांसफर हो जाता था कि आपसी देन लेन कर लिए, परेशान हैं, किसी को अभी समय पूरा नहीं हुआ है, तो एक प्रक्रिया थी कि उसको ट्रांसफर हम लोग करा देते थे। उसकी एक रसीद कटती थी और डाटा में उनका नाम आ जाता था, तो इस तरह की कोई झंझट नहीं आती थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज आपस में इसका सामंजस्य कर लें। अभी मेरे पास कोई प्रक्रिया नहीं है कि मैं उसका ट्रांसफर कर लूँ। तो हम लास्ट क्वेश्चन के साथ विराम देंगे यहीं पर। सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे लोगों का पूछना यह है कि क्या उनको इस CRCS पोर्टल पे आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, थोड़ा आप अपने तरफ से अपने सहारा का पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा कि आपके सहारा का पॉइंट ऑफ व्यू ये सब सारे मामले में क्या है, और डिपोजिटर के लिए थोड़ा आपको संदेश दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरे मन में ये बार बार आ रहा था कि आप इतना क्वेश्चन मेरे पे दागे जा रहे हैं और मेरे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं। मुझे भी प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं भी 28 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे भी प्लेटफॉर्म चाहिए अपना बात रखने का। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये बात दिमाग से निकाल दें हमारे सारे जमाकर्ता कि भुगतान सरकार कर रही है, भुगतान सरकार के मार्फत हो रही है, और भुगतान एक एक पाई का सहारा कर रही है और करेगी भी। और सहारा वचनबद्ध है, आज से नहीं, 1 फरवरी 1978 से वचनबद्ध है। और मैं अपने सहारा श्री को नमन करते हुए मैं दावा कर सकता हूं कि हम लोगों ने अपना गॉडफादर माना है, गॉडफादर हैं भी। ठीक है, परिस्थिति एक साथ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय का कुछ तकाजा था जो हम लोगों के साथ इतना इंसिडेंट हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूं
कि सहारा ही लगी हुई है, सहारा ही लगी है, तो आज इस मुकाम पे हम लोग हैं कि CRCS पोर्टल बना और भुगतान की प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि निश्चित रूप से बिना पैनिक हुए आप अपने समस्त खातों का भुगतान उस पर डालें, जिसमें जो प्रक्रिया बताई गई है, जिस स्कीम के बारे में बताया गया उसको डालें। ना करने वाली कोई बात ही नहीं है, आपको करना है, आपको करना और तो बढ़िया है, सिस्टम से आपको मिलेगा, हर चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब सरकार इसमें कहाँ तक आगे और बढ़ के काम करेगी, आने वाले समय में थोड़ा पोर्टल का प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बहुत लोड हो गया है, क्रैक कर जा रहा है, उनका जो है सर्वर नहीं काम कर रहा ढंग से। तो भाई सर्वर तो काम ढंग से नहीं करेगा, सहारा का भुगतान है ना, मामूली थोड़े है, सहारा जिसका नामी है, तो उसको कोशिश तो भले की गई। मैं यहाँ पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा कि हमारी कंपनी के साथ क्या ज्यादती की गई, लेकिन उस ज्यादती से निकलते हुए अगर हम तैराक ना होते, अगर हम सहारियन, वो निवेशकर्ता हो या कार्यकर्ता हो, अगर तैराक ना होते तो इस समंदर से बाहर नहीं निकलते। निश्चित रूप से हम तैरना जानते थे, तैराक थे, तो आज निकल के बाहर आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है, समय थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, लेकिन विजय होगी। और मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सहारा पे विश्वास किया, और विश्वास के साथ ही आप करें। प्लीज़ इधर उधर की बातों पे ना आए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को हो तो अपने नज़दीकी कार्यालय में जाके वहाँ बात करें, वहाँ से आपको समाधान मिलेगी, वहाँ उनका हेल्प लें। कोई उजूल फुजूल बातों पे ना जाए, ये इन्होंने वो कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। तो जैसे कहावत है ना कि कौवा कान लेके गया, तो कौवा के पीछे नहीं भागना चाहिए, कान को तुरंत छू के देख लीजिए। आपका कान अगर आपके पास है तो कौवा के पीछे भागने से फ़ायदा क्या है। तो प्लीज़ आप लोग पैनिक ना हो, शांतिपूर्वक अपना अपना डिमांड अवश्य करा लें, निश्चित रूप से डिमांड करा लें। धन्यवाद। आज थोड़ा समस्या से जूझ रहा है सहारा इंडिया, लेकिन आप सब जानते हैं कि रेलवे के बाद सहारा इंडिया ही एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा रोजगार दी थी। और आज भी आप घर घर पूछिएगा तो आपको घर घर सहारा के पोस्टर आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आशा है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिला होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हम सर से फिर आपकी समस्या सर के सामने रखेंगे और उनसे समाधान लेने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।